एक और गहरी चर्चा में स्वागत है। आज आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो चाहे हम उस पर ध्यान दें या ना दें, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को चलाता है। बिल्कुल। और यहाँ हम सीधे तौर पर बिजली यानी इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं। सही कहा। तो आज मैं इस पर जो डॉक्यूमेंट्स है ना, वो है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, यानी जिसे हम आमतौर पर IEX कहते हैं, उनकी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन। ये Q3 FY26 की प्रेजेंटेशन है जो हाल ही में 29 जनवरी 2026 को रिलीज हुई थी। हाँ, और इस प्रेजेंटेशन के जरिए हमारा आज का जो डीप डाइव का मिशन है वो ये समझना है कि भारत का एनर्जी सेक्टर आखिर किस तरह से एक बहुत बड़े बदलाव से गुजर रहा है। एकदम सही। और कैसे एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म इस पूरे बदलाव के आसपास खड़ा है। चलिए इसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं। आज की चर्चा उन सभी के लिए काफी अहम होने वाली है जो ये जानना चाहते हैं कि आने वाले वक्त में देश की ऊर्जा कहां से आएगी और सबसे जरूरी बात, इसकी खरीद फरोख्त कैसे होगी। एग्जैक्टली। क्योंकि देखिए, IEX दरअसल सिर्फ एक टेक कंपनी नहीं है। अगर हम ध्यान से इस डेटा को देखें तो ये भारत की एनर्जी ट्रांजिशन का, यानी जो ऊर्जा के क्षेत्र में बदलाव आ रहा है, उसका एक बैरोमीटर है। बैरोमीटर कैसे? मतलब आज हम यही तो समझेंगे कि कैसे देश का पावर सेक्टर अपने ट्रेडिशनल कोल से निकलकर ग्रीन एनर्जी और नई मार्केट मॉडल्स की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। ये प्रेजेंटेशन सिर्फ फिगर्स और चार्ट्स का जमावड़ा नहीं है। हाँ, वो तो मैंने भी नोटिस किया। ये इस बात का सबूत है कि आने वाले दशक में देश का आधारभूत ढांचा आखिर कैसे काम करेगा। तो अगर हम बिग पिक्चर की बात करें, यानी पूरे देश के पावर सेक्टर की, तो शुरुआती डेटा में एक बड़ा विरोधाभास दिखता है, एक बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन। जी। एक तरफ तो देश का जो जनरेशन मिक्स है वो अभी भी थर्मल पावर पर, यानी कोयले और लिग्नाइट पर हेवीली डिपेंडेंट है, लगभग 70%। सही आंकड़ा है। लेकिन दूसरी तरफ जो अप्रैल से दिसंबर FY26 का डेटा सामने आता है, वो बताता है कि रिन्यूएबल्स, जिसमें सोलर और विंड दोनों शामिल हैं, वो अब 27% तक पहुंच गए हैं। वही तो सबसे दिलचस्प बात है यहाँ पर मेरा एक सवाल है यहाँ, अगर 70% डिपेंडेंस आज भी कोयले पर है, तो क्या हम वाकई में इतनी जल्दी क्लीन एनर्जी पर शिफ्ट हो पाएंगे? ये जो आंकड़े हैं रिन्यूएबल्स वाले, ये थोड़े ओवरली ऑप्टिमिस्टिक नहीं लगता है? देखिए, हमें इस बदलाव की रफ्तार को देखना होगा। सिर्फ आज की स्थिति को देखकर हम फ्यूचर का अंदाजा नहीं लगा सकते। मतलब आगे का डेटा कुछ और कह रहा है। बिल्कुल। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी यानी CEA, जो पावर सेक्टर का आकलन करती हैं, उनकी 2030 की प्रोजेक्शंस एकदम अलग तस्वीर दिखाती हैं। कैसी तस्वीर? उनका अनुमान है कि सिर्फ आने वाले कुछ ही सालों में थर्मल कैपेसिटी घटकर 8-33% रह जाएगी, और जो रिन्यूएबल एनर्जी और हाइड्रो पावर है, वो दोनों मिलकर 60% का आंकड़ा छू लेंगे। 60%? ये तो एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। हाँ, और ये शिफ्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि नए पावर प्लांट्स अब कोयले के नहीं लग रहे हैं। नई कैपेसिटी सोलर और विंड की ऐड हो रही है। और इस पूरे सिस्टम की सबसे बड़ी टेक्निकल अचीवमेंट क्या है, पता है? क्या? वन नेशन वन ग्रिड। इसके तहत 99.9% समय ग्रिड में कोई कंजेशन ही नहीं होता। अच्छा, ग्रिड कंजेशन ना होने का मतलब अगर हम आसान भाषा में समझें तो ये हुआ कि बिजली के नेटवर्क में कोई ऐप ट्रैफिक जाम नहीं है। सही पकड़ा, एकदम यही मतलब है। यानी देश के किसी एक हिस्से में बनने वाली बिजली बिना किसी रुकावट के देश के दूसरे हिस्से तक इंस्टेंटली पहुंच सकती है। बिल्कुल, एक स्टेट से दूसरे स्टेट पावर फ्लो बहुत स्मूथ हो गया है। पर देखिए, इस नए इंफ्रास्ट्रक्चर को चलाने के लिए डिमांड भी तो होनी चाहिए ना। हम लोग अक्सर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, रूफटॉप सोलर और आजकल तो बड़े डेटा सेंटर्स के बारे में इतना पढ़ते हैं, तो क्या यही सब इस बढ़ती डिमांड को ड्राइव कर रहे हैं? दरअसल ये पूरे देश की इकोनॉमी का इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है। जो चीजें पहले किसी और फ्यूल पे चलती थीं, जैसे गाड़ियां पेट्रोल पर, वो अब बिजली पर आना चाहती हैं। हाँ, वो तो है। लेकिन इस बढ़ती डिमांड को पूरा करने का तरीका अब पहले जैसा नहीं रहा। पहले क्या होता था कि बिजली लगातार एक ही रेट पर बनती थी, कोयला जलाया और बिजली बनी। पर अब सोलर सिर्फ दिन में बनता है। और विंड का फ्लो तो किसी के कंट्रोल में होता ही नहीं है। एग्जैक्टली। यानी सप्लाई लगातार ऊपर नीचे होती रहती है। इसीलिए नए मार्केट मॉडल्स और प्लेटफॉर्म्स की जरूरत पड़ती है जो इस अनिश्चितता को, इस अनप्रिडिक्टेबिलिटी को संभाल सके। और शायद यहीं पर एंट्री होती है इनकी, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज की। बिल्कुल सही। अगर 2008 में शुरू हुई और 2017 में पब्लिकली लिस्टेड हुई, इस कंपनी को हम सिंपल शब्दों में समझें
तो ये बिजली का अमेज़न या स्टॉक मार्केट है? हाँ, बहुत सही कंपैरिजन है ये। जैसे लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर सामान खरीदते और बेचते हैं ना, ठीक वैसे ही यहाँ बिजली की खरीद फरोख्त होती है। पर इस बदलाव को समझने के लिए थोड़ा पुराने सिस्टम पर नजर डालना जरूरी लगता है। जरूर, पुराना सिस्टम काफी अलग था। वही मैं सोचा था कि पहले डिस्कॉम्स यानी जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज होती हैं, वो आखिर बिजली खरीदती कैसे थी और अब उसमें क्या बदलाव आ गया है? तो देखिए, पहले के सिस्टम में डिस्कॉम्स को पावर जनरेटर्स के साथ सालों साल चलने वाले लंबे कॉन्ट्रैक्ट्स करने पड़ते थे। इन्हें पीपीएस या पावर परचेज एग्रीमेंट्स कहा जाता था। अच्छा, वो 25-25 साल वाले कॉन्ट्रैक्ट्स। हाँ, वही। इसे ऐसा समझिए जैसे किसी ने किसी ट्रेन का टिकट 3 महीने पहले से बुक कर लिया हो। अगर सर्दी में बिजली की खपत कम भी हो गई, तब भी उन लंबे कॉन्ट्रैक्ट्स के तहत पैसे तो चुकाने ही पड़ते थे। ओ, तो वो फिक्स्ड कॉस्ट बन जाती थी। एग्जैक्टली। पर आईईएक्स जैसे एक्सचेंज के आने से ये पूरा प्रोसेस ओला या उबर बुक करने जैसा इंस्टेंट हो गया है। जितनी जरूरत है उतनी ही बिजली स्पॉट रेट पर तुरंत खरीदो। तो इसका मतलब फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है अब। बहुत ज्यादा। और इस फ्लेक्सिबिलिटी का असर इनकी ग्रोथ पर साफ दिखता है डॉक्यूमेंट में। हाँ, मैं नंबर्स देख रहा था। प्रेजेंटेशन के मुताबिक इनका वॉल्यूम ग्रोथ 2008 से लगभग 30% सीएजीआर रहा है। यहाँ सीएजीआर का मतलब कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट होता है। जी। यानी पिछले 18 सालों में हर साल औसतन 30% की लगातार बढ़ोतरी। ये कंसिस्टेंटली इतनी बड़ी ग्रोथ दिखाना खुद में एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है कि मार्केट किस तरफ जा रहा है। सही बात है। अगर हम नंबर्स की बात करें तो इस फाइनेंशियल ईयर के पहले 9 महीनों में यानी 9M FY26 में इनका इलेक्ट्रिसिटी वॉल्यूम 101.7 बिलियन यूनिट्स था। और पता है, इस बिलियन यूनिट्स या बीओ को हल्के में नहीं लेना चाहिए। कैसे? देखिए, 1 यूनिट का मतलब होता है 1 किलोवाट आवर, जो हमारे घरों के बिजली मीटर में दिखता है। हम महीने का 200 या 300 यूनिट यूज करते हैं। यहाँ 101.7 अरब यूनिट्स की बात हो रही है, जो इस एक प्लेटफॉर्म पर ट्रेड हुए हैं। बाप रे, ये तो काफी मैसिव स्केल है। और ये पिछले साल के मुकाबले 14.3% ज्यादा है। इस इकोसिस्टम की विशालता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस प्लेटफॉर्म से 5700 से ज्यादा कमर्शियल और इंडस्ट्रियल क्लाइंट्स जुड़े हुए हैं। 5700? हाँ, और भारत की सारी जो 75 से ज्यादा डिस्कॉम्स हैं, वो सब इसका हिस्सा हैं। कुल मिलाकर 8500 से ज्यादा रजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट्स इस टेक्नोलॉजी आधारित मार्केट में खरीद और बिक्री कर रहे हैं आज की डेट में। इन सभी आंकड़ों में एक मैट्रिक ने ध्यान सबसे ज्यादा खींचा मेरा। हाँ। वो है आरटीएम, यानी रियल टाइम मार्केट। इसमें लगभग 40% ईयर ओवर ईयर यानी ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखी गई है। आरटीएम सच में इनका स्टार परफॉर्मर बन गया है। तो अगर मैं इस रियल टाइम मार्केट को आसान भाषा में ब्रेक डाउन करूं, तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि मान लीजिए अचानक मौसम गर्म हो गया और एक पूरे शहर ने अपने एसीज ऑन कर दिए। हाँ, हीट वेव आ गई मान लीजिए। और डिस्कॉम के पास उतनी बिजली का इंतजाम नहीं है उस वक्त, तो वो तुरंत आईएक्स के आरटीएम पर जाकर आगामी कुछ ही देर के लिए, मतलब आने वाले 15 मिनट के ब्लॉक्स के लिए बिजली खरीद सकती हैं। बिल्कुल सही समझे आप। तो इसने तो एफिशिएंसी बहुत बढ़ा दी होगी पूरे सिस्टम की। बिना किसी शक के। और इस ऑप्टिमाइजेशन से सिर्फ डिस्कॉम्स का ही फायदा नहीं हो रहा है, बल्कि जनरेटर्स का भी हो रहा है। उन्हें टाइम पर पेमेंट मिल रही है एक्सचेंजेस के थ्रू। और एक दिलचस्प डेवलपमेंट और है इसमें। अच्छा, क्या है वो? इनका ग्रीन आरटीएम का पिटिशन इस वक्त CERC यानी सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के पास प्रोसेस में है। CERC जो पावर सेक्टर का रेगुलेटर है। हाँ, सबसे बड़ा नियामक है। जब ये ग्रीन आरटीएम पास हो जाएगा, तो जो लोग सिर्फ और सिर्फ क्लीन एनर्जी खरीदना चाहते हैं, वो भी रियल टाइम में से खरीद पाएंगे। मेरे वाह, अब यहाँ कहानी सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। आइए, इसके आगे बढ़ने के कई ग्रोथ लीवर्स हैं और सबसे बड़ा फैक्टर जो सामने आता है वो वही है जिसकी हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की, डिमांड। डिमांड ही सब कुछ ड्राइव करती है। IEA यानी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के अनुसार 2050 तक सिर्फ एसी की कंजम्पशन 9 गुना बढ़ जाएगी, 9x। वो हीट वेव्स और राइजिंग इनकम की वजह से। और CEA का अनुमान है कि 2032 तक भारत की पीक डिमांड 366 GB छू लेगी। जब बेस डिमांड इतनी तेजी से बढ़ेगी तो ग्रिड पर दबाव आना तो तय है। बिल्कुल दबाव आएगा। और फिर एक्सचेंज पर ट्रेड होने वाली इलेक्ट्रिसिटी का वॉल्यूम भी ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो यूरोप का उदाहरण बहुत काम आता है यहाँ समझने के लिए। यूरोप कैसे फिट होता है इसमें? भारत इस वक्त लगभग वहाँ खड़ा है जहाँ यूरोप 2010 के आसपास था।
यूरोपियन मार्केट की हिस्ट्री से एक बहुत क्लियर पैटर्न समझ आता है। जब भी किसी पावर ग्रिड में रिन्यूएबल एनर्जी का शेयर 20% का थ्रेशोल्ड क्रॉस करता है ना, हाँ 20%। तो उस ग्रिड में अनिश्चितता इतनी बढ़ जाती है क्योंकि विंड और सोलर कंट्रोल में नहीं होते। तो उस वक्त एक्सचेंजेस की जरूरत कई गुना बढ़ जाती है बैलेंस करने के लिए। अच्छा। और भारत अब उस 20% के आंकड़े को पार कर चुका है और 27% पर आ गया है। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि आने वाले सालों में इस टेक प्लेटफॉर्म की ग्रोथ एक एक्सपोनेंशियल कर्व ले सकती है। ये पॉइंट काफी सॉलिड है। एक और बड़ा फैक्टर रीजनल डाइवर्सिटी है, जिसे रिपोर्ट में पढ़कर सच में थोड़ी हैरानी भी मुझे। भौगोलिक स्थिति की बात कर रहे हैं आप? हाँ, देश की ज्योग्राफी भी इस एक्सचेंज के बिजनेस मॉडल को मजबूत करती है। हाँ। जैसे नॉर्थ इंडिया को गर्मियों में और धान के सीजन में सबसे ज्यादा बिजली चाहिए होती है। हाँ, एग्रीकल्चर पंप चलते हैं उस वक्त। हाँ, वहीं दूसरी तरफ साउथ और वेस्ट इंडिया में उन्हीं महीनों में हवा और धूप तेज होती है। हाँ, जिससे विंड और सोलर का जनरेशन वहां सबसे ज्यादा होता है। सही कहा। तो एक तरह से IEX का टेक प्लेटफॉर्म नॉर्थ की इस मैसिव डिमांड को साउथ की सरप्लस एनर्जी के साथ इंस्टेंटली मैच कर लेता है। बिल्कुल। पर चूंकि रिन्यूएबल एनर्जी इंटरमिटेंट होती है, हाँ। यानी जैसा मैंने कहा कि सूरज हमेशा नहीं चमकता, हाँ। और हवा हमेशा नहीं चलती। हाँ, रात को तो सोलर जीरो ही है। इसीलिए नई टेक्नोलॉजीज मार्केट में तेजी से उतर रहे हैं। और इन सब को बढ़ावा देने में एक्सचेंजेस का बड़ा रोल है। जैसे प्रेजेंटेशन में BESS का जिक्र किया गया है। हाँ। यानी बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स। ये वही है ना, बड़ी वाली बैटरीज। हाँ, आसान भाषा में कहें तो ये शहर के आकार की बड़ी बड़ी लिथियम आयन बैटरीज हैं। CEA के मुताबिक 2032 तक भारत को 47 गीगावाट्स या फिर 236 गीगावाट आवर्स की बैटरी स्टोरेज रिक्वायरमेंट होगी। बाप रे, 47 गीगावाट्स की बैटरीज। ये बैटरीज दिन में सस्ती सोलर पावर से चार्ज होंगी जब डिमांड कम होती है, और रात को पीक आवर्स में एक्सचेंज पर महंगी बिजली बेचेंगी। ये पूरा प्राइस आर्बिट्राज का खेल होने वाला है। इस डॉक्यूमेंट में मुझे 2 और नए टर्म्स दिखे थे, FDRE और RTC। इन एब्रिविएशंस के पीछे का आखिर कॉन्सेप्ट क्या है? ये बहुत जरूरी मॉडल्स हैं आगे के लिए। FDRE का मतलब है फर्म डिस्पैचेबल रिन्यूएबल एनर्जी, और RTC का मतलब है राउंड द क्लॉक रिन्यूएबल एनर्जी। ओके, काम कैसे करते हैं? जब कोई बड़ा कारखाना या मान लीजिए कोई बड़ा डेटा सेंटर कहता है कि उन्हें 100% ग्रीन एनर्जी चाहिए, पर वो ये नहीं चाहते कि बादल आने पर उनकी फैक्ट्री बंद हो जाए, ऑब्वियसली नहीं चाहेंगे। तब ये FDRE और RTC मॉडल्स काम आते हैं। इन मॉडल्स में सोलर, विंड और BESS यानी उन बैटरीज को एक साथ जोड़ दिया जाता है ताकि बिना किसी रुकावट के 24 घंटे ग्रीन एनर्जी मिलती रहे। एकदम फर्म पावर मिलती रहे, कोयले की तरह। एग्जैक्टली। और इस दिशा में IEX पर पहला मर्चेंट BESS ट्रेड हाल ही में दिसंबर में हो भी चुका है, जो जूनिपर ग्रीन एनर्जी ने किया था। तो मतलब ये फ्यूचर नहीं है, ये प्रेजेंट बन चुका है। हाँ, ये एक क्लियर सिग्नल है कि फ्यूचर टेक्नोलॉजी अभी से जमीन पर उतर चुकी है और ट्रेड हो रही है। तो ये तो हुई सिर्फ बिजली और उसकी मॉडर्न ट्रेडिंग की बात, पर डॉक्यूमेंट ध्यान से पढ़ने पर समझ आता है कि IEX का बिजनेस मॉडल अब सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी तक सीमित नहीं दिखता। सही पकड़ा है आपने, डाइवर्सिफाई कर रहे हैं वो। उन्होंने गैस और कार्बन मार्केट्स में भी अपने इस टेक इंफ्रास्ट्रक्चर को उतार दिया। इनका जो इंडियन गैस एक्सचेंज है यानी IGX, वो अपने 5 साल पूरे कर चुका है। और IGX का स्केल भी काफी तेजी से बढ़ रहा है। आज इस प्लेटफॉर्म पर 45 रजिस्टर्ड मेंबर्स और 200 से ज्यादा बड़े क्लाइंट्स हैं। गैस मार्केट में एक्सचेंज का क्या फायदा है वैसे? देखिए, सरकार का एक क्लियर लक्ष्य है कि देश के एनर्जी बास्केट में नेचुरल गैस का हिस्सा 6% से बढ़ाकर 15% करना है। ONGC और रिलायंस जैसी बड़ी कंपनीज अपना गैस प्रोडक्शन बढ़ा रही हैं देश में। अच्छा। तो इस गैस को ट्रांसपेरेंटली खरीदने और बेचने के लिए IGX एक पूरा तैयार मार्केट प्लेस देता है जहां प्राइस डिस्कवरी होती है। सही है। और इसके अलावा ICX यानी इंटरनेशनल कार्बन एक्सचेंज भी इनकी एक अहम पेशकश है। जो लोग ट्रैक करते हैं उन्हें पता होगा कि भारत इस वक्त ग्लोबल वॉलंटरी कार्बन क्रेडिट मार्केट में लगभग 15 से 20% सप्लाई करता है। तो वहां भी एक्सचेंज की जरूरत तो है ही। बिल्कुल, पर इस सब में ना एक काफी बड़ा और अजीब डेवलपमेंट भी है। क्या? एक तरफ हम कार्बन न्यूट्रल होने की बात कर रहे हैं, BSES और ICX ला रहे हैं, और दूसरी तरफ गवर्नमेंट का प्लान है कि FY 2026-27 तक इंडिया का पहला कोल एक्सचेंज सेटअप किया जाए, जिसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने रूल्स बनाने भी शुरू कर दिए हैं और IEX उनके साथ करीबी से काम कर रहा है।
हाँ, ये तो एक बड़ा विरोधाभास दिखता है। जब देश का ग्रीन ट्रांजिशन ही पूरा लक्ष्य है, तो अब कोल एक्सचेंज बनाने का क्या मतलब बनता है? सतह पर देखने से ये काफी अजीब लग सकता है, पर इसके पीछे प्योर प्रैक्टिकल इकोनॉमिक्स का हाथ है। कैसे, थोड़ा समझाइए। जैसा कि हमने चर्चा की शुरुआत में बात की थी, आज भी हमारा 70% बेस लोड कोल से आता है। 2030 तक ये घटकर 38% होगा, पर पूरी तरह खत्म नहीं होगा। हाँ, कोयला एकदम से तो गायब नहीं होगा। वही, जब तक हम पूरी तरह ग्रीन नहीं हो जाते, तब तक जो कोयला इस्तेमाल हो रहा है देश में, उसका डिस्ट्रीब्यूशन और प्राइसिंग तो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए ना। आज कोल एलोकेशन काफी कॉम्प्लेक्स और अपारदर्शी है कई जगह। अच्छा, तो एक कोल एक्सचेंज आने से एलोकेशन में एफिशिएंसी आएगी, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बचेगी देश की, और इससे अंततः बिजली के दाम कंट्रोल में रहेंगे। एग्जैक्टली। IEX की टेक बैकबोन किसी भी कमोडिटी के लिए रेडी है, इसलिए वो इसमें एक नेचुरल फिट बन जाते हैं, चाहे वो ग्रीन एनर्जी हो या कोयला। ये पॉइंट काफी लॉजिकल है कि ट्रांजिशन पीरियड में पुराने सिस्टम को एक साथ ओवरनाइट बंद नहीं किया जा सकता, बल्कि उसे पहले ज्यादा एफिशिएंट बनाया जा सकता है। सही। अब थोड़ा इन सब चीजों का असर इनके फाइनेंशियल्स पर देखते हैं। Q3 FY26 में IEX का टोटल रेवेन्यू 183.1 करोड़ रहा और PAT यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 119.1 करोड़ रहा। इन नंबर से इनके बिजनेस मॉडल के बारे में क्या समझ आता है? इन आंकड़ों को देखकर साफ समझ आता है कि IEX का बिजनेस मॉडल एक एसेट लाइट मॉडल है। एसेट लाइट मतलब? उन्हें खुद के पावर प्लांट्स या बड़ी बड़ी ट्रांसमिशन लाइंस नहीं लगानी है। उनका काम सिर्फ टेक प्लेटफॉर्म देना है। इनकी टोटल रेवेन्यू का लगभग 76% हिस्सा सीधी ट्रांजैक्शन फीस से आता है। ओह ओके, यानी हर ट्रेड पर उनका एक छोटा कट होता है। हाँ, इसे ऐसे देखा जा सकता है कि जैसे जैसे प्लेटफॉर्म पर ट्रेड होने वाला वॉल्यूम बढ़ेगा, इनका खर्चा उतना नहीं बढ़ेगा, पर इनका मुनाफा तेजी से बढ़ेगा। इन्वेस्टर्स आमतौर पर ऐसी टेक प्लेटफॉर्म बेस्ड कंपनीज को काफी पसंद करते हैं, क्योंकि इनमें स्केलेबिलिटी बहुत आसान होती है मुकाबलन फिजिकल कंपनीज के। और इस टेक स्केलेबिलिटी के साथ एक और चीज जिसमें ये आगे दिखते हैं, वो है इनकी ESG लीडरशिप, यानी एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस मैट्रिक्स। देखिए, FY22 से ये इंडिया का पहला कार्बन न्यूट्रल पावर एक्सचेंज है। इन्होंने सस्टेनालिटिक्स की ESG रिस्क रेटिंग में अपना स्कोर लो रिस्क पर मेंटेन किया हुआ है कंसिस्टेंटली। हाँ, वो डेटा काफी इंप्रेसिव है। पर असल जिंदगी में और मार्केट डायनामिक्स में क्या इन रेटिंग्स और ऐसे क्लेम्स का वाकई कोई वजन होता है इन्वेस्टर्स के लिए? बहुत ज्यादा वजन होता है, खासकर आज के दौर में। तो सोचिए, जो कंपनी ग्रीन एनर्जी और कार्बन न्यूट्रलिटी के मार्केट को आगे बढ़ा रही है, अगर उसका अपना ही कार्बन फुटप्रिंट ज्यादा हो, तो इन्वेस्टर्स का भरोसा उठ जाएगा तुरंत। हाँ, हिपोक्रेसी लगेगी वो तो। ये एक तरह से वॉक द टॉक वाली बात होती है। बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हजारों करोड़ रुपए लगाते हैं, वो आजकल किसी भी कंपनी में पैसा डालने से पहले उनकी ESG रेटिंग सबसे पहले देखते हैं। IEX का तो कोर बिजनेस ही एनर्जी ट्रांजिशन और सस्टेनेबिलिटी पर आधारित है, तो उनका इसमें लीडर होना एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस इंपेरेटिव है। तो अच्छा, इन सबका आखिर मतलब क्या है? अगर इस पूरी गहरी चर्चा को हम आज समेटें, तो इसका अर्थ ये है कि चाहे गर्मी में हम अपना एयर कंडीशनर चला रहे हों या भविष्य में कोई भी नई EV चार्ज कर रहे हों, उन सभी चीजों के पीछे एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड टेक ड्रिवन मार्केट लगातार दिन रात काम कर रहा है। बिल्कुल, एक ऐसी मार्केट जो दिन ब दिन ग्रीनर, स्मार्टर और ट्रांसपेरेंट होती जा रही है। और IEX जैसी प्लेटफॉर्म्स खुद एक यूनिट बिजली भी पैदा नहीं कर रही हैं, बल्कि पूरे देश की एनर्जी सिक्योरिटी और इस इतने कॉम्प्लेक्स बदलाव को ऑप्टिमाइज कर रही हैं पर्दे के पीछे से। ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि आज के इस इंफॉर्मेशन ओवरलोड की दुनिया में, जहां हर तरफ एनर्जी क्राइसिस या क्लाइमेट चेंज का इतना शोर होता है, वहां ऐसे ठोस आंकड़े हमें असल तस्वीर दिखाते हैं। सही बात है। रिन्यूएबल्स का स्मार्ट इंटीग्रेशन हो, बैटरीज के जरिए प्राइस आर्बिट्रेज की शुरुआत हो, या फिर रियल टाइम बेसिस पर बिजली की खरीद फरोख्त, ये सब हवा में होने वाली बातें नहीं रही हैं, अब नई रियलिटी बन चुकी हैं। हाँ, ये तेजी से बदलते आधारभूत ढांचे की रियलिटी बन चुकी हैं, जिस पर इस पूरे देश की इकोनॉमी निर्भर करती है। मैं चर्चा को विराम देने से पहले एक विचार करने योग्य मुद्दा मैं छोड़ना चाहूंगा। आज हम बड़ी डिस्कॉम्स, इंडस्ट्रियल क्लाइंट्स और पावर जनरेटर्स को IEX जैसी प्लेटफॉर्म्स पर ट्रेड करते हुए देख रहे हैं जी, लेकिन एक बहुत बड़ा ग्राउंड लेवल बदलाव और आ रहा है तेजी से। जैसे जैसे हर घर में रूफटॉप सोलर लग रहे हैं और प्रोज्यूमर्स की संख्या बढ़ रही है,
प्रोज्यूमर्स यानी ऐसे लोग जो बिजली पैदा भी करते हैं और उसे कंज्यूम भी करते हैं। हाँ, सोलर पैनल से। तो क्या वो दिन अब दूर है जब देश के आम नागरिक भी इस मैसिव एक्सचेंज का सीधा हिस्सा बन जाएंगे? सोचिए, क्या छत पर लगी सोलर पैनल से बची हुई ग्रीन एनर्जी डायरेक्ट इस मार्केट में स्पॉट रेट पर ट्रेड की जा सकेगी आगे चलकर? ये तो एक बहुत ही बड़ा शिफ्ट होगा अगर ऐसा हुआ तो। पर स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी इसके साथ बिल्कुल पॉसिबल है। वही, आने वाले टेक और स्मार्ट ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हुए ये मुझे बिल्कुल भी नामुमकिन नहीं लगता। इस मुद्दे पर हम सबको आगे चलकर जरूर गौर करना चाहिए। तब तक के लिए सीखने, समझने और नए आंकड़ों के जरिए इस दुनिया को देखने का ये सफर यूं ही जारी रहेगा। चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद।